वेलकम टू लर्निंग पॉलिटिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से प्लेटो को डिस्कस करेंगे। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ये ग्रीस के शहर एथेंस में पैदा हुए। याद रखिए कि सोक्रेटिस का ताल्लुक भी एथेंस से ही था और प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल थे। इनको याद करने के लिए आप SPA और याद कर लें SPA। सोक्रेटिस, उसके स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल। प्लेटो का जो लाइफ स्पैन है वो 427 से 347 BC है, यानी कि 427 में वो पैदा हुए और 347 में उनकी डेथ होगी। इस चीज़ से कंफ्यूज ना होना कि इसकी डेट ऑफ बर्थ बाद में आ रही है और डेट ऑफ डेथ बाद पहले आ रही है। ये बेसिकली BC की वजह से है, बिफोर क्राइस्ट। इसमें जो आपकी जो इरा है वो ईयर्स है वो नेगेटिव में चलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ अगर हम कहते हैं कि 400 BC में हुई है तो उससे अगले 10 साल 410 BC नहीं होगा, उससे अगले 10 साल 390 BC होगा। प्लेटो जो है वो उन्होंने एक एथेंस में एक एकेडमी भी बनाई थी, फाउंडर ऑफ एकेडमी के थे। और ये पहला स्कूल था फ़िलासफ़ी का जहाँ पे बाकायदा फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती थी, जहाँ से बाकायदा फ़िलासफ़र्स निकलते थे। तो प्लेटो को आइडियल फ़िलासफ़र भी कहा जाता है। इनको आइडियल फ़िलासफ़र क्यों कहा जाता है ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को। प्लेटो कहते हैं कि ये दुनिया है ये विजिबल वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। यहाँ हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ में वेरिएशंस आती हैं, ये परमानेंट नहीं है। इसके बरक्स प्लेटो कहते हैं कि एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है। इसका प्लेटो ने इंटेलिजिबल वर्ल्ड का नाम दिया है। कहते हैं ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, ये कांस्टेंट है, ये मुस्तकिल है, ये परमानेंट रहती है। यहाँ पे हर चीज़ अपनी असली हालत में मौजूद है, जबकि विजिबल वर्ल्ड जो है वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड की कॉपी है। जो कुछ इंटेलिजिबल वर्ल्ड में है विजिबल वर्ल्ड में उसके इम्परफेक्ट वर्जन है, उसकी कॉपी है। इस चीज़ को प्लेटो मज़ीद एल्गरी ऑफ द केव से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एल्गरी ऑफ द केव में एक केव है, एक गार है जिसमें एक दीवार है जिस पर मुख्तलिफ साए बन रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, और कुछ लोग हैं जो कि ज़ंजीरों से जकड़े हुए हैं और उनको ऐसी हालत में रखा गया है कि वो सिर्फ सामने वाली दीवार ही देख सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, वो पीछे भी नहीं देख सकते। और इन जकड़े हुए लोगों के पीछे कुछ लोग हैं जो चंद वक्फे से हाथ में कुछ चीज़ें उठाए गुजरते हैं और उसके पीछे आग जल रही है। जो आग की रोशनी की वजह से इन चीज़ों का साया सामने वाली दीवार पर पड़ता है जिसको ये लोग देख रहे हैं। अब जो ये लोग जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो जिन साया को देख रहे हैं वो इनको रियलिटी समझ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि यही रियल है। उन्हें इसके पीछे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते। तो इस जो केव में जो केव वॉल है वो इस विजिबल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है और जो 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 लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग अस। और जो लोग ये मुख्तलिफ चीज़ें उठाए इस आग के आगे से गुजर रहे हैं, जिनकी जो चीज़ें उठाई हुई हैं जिनके साए सामने दीवार पर पड़ रहे हैं, ये जो लोग हैं ये स्टोरी टेलर है, मिथ मेकर्स हैं। ये जिस चीज़ को चाहते हैं उसका साया दीवार पर पड़ जाता है, जो चीज़ उठाकर गुजरते हैं उसका साया दीवार पर पड़ जाता है और जिसको हम जो लोग हैं वो रियलिटी समझ लेते हैं क्योंकि हमें इसकी पीछे की हकीकत का पता नहीं होता। तो इस जो केव को प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन कहा है। प्लेटो कहते हैं कि इसमें हमारे बिलीव्स बन चुके हैं, हमारे ओपिनियन बन चुके हैं, हम इन्हीं चीज़ का हकीकत मान रहे हैं, हम इनसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, हमने इसको अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, तो हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, हमें इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई शख्स
बाहर निकल जाता है या वो उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है, तो वो जब वो बाहर निकलता है तो शुरू में उसे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो अंधेरी गार में रह रहे थे जहाँ आग की रोशनी थी जो सूरज के मुकाबले में बहुत कम थी। तो जब वो बाहर निकलता है तो शुरू में उसे कुछ नज़र नहीं आता, धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो वो इस चीज़ का आदी हो जाता है, उसे हर चीज़ वाला नज़र आने शुरू होती है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखता है, जायज़ा लेता है और उसे पता चलता है कि ये जो बाहर की दुनिया है ये रियल दुनिया है, ये हकीकी दुनिया है, ठीक है। और जो दुगार में दुनिया थी, जो केव का वर्ल्ड था, वो इम्परफेक्ट वर्ल्ड था, उधर कोई भी चीज़ असली नहीं थी, वो सारी चीज़ें रेप्लिका थी, कॉपी थी रियल वर्ल्ड की। तो फिर जब वो जो होता है, ये इस जंजीरों में जकड़े हुए इंसान जो बंदा है, उसका जो बाहर निकलने तक का सफ़र है, जो केव से बाहर निकलने तक के सफ़र को प्लाटो ने एजुकेशन से रिप्रेजेंट किया है। प्लाटो कहता है कि अगर वो जंजीरों में जकड़े हुए बंदे के पास एजुकेशन होगी, इतनी एजुकेशन होगी, इतना सेंस होगा, तो वो तब ही इस का केव से बाहर आ सकता है। और जब वो केव से बाहर आ जाएगा तो उसके बाद ज़ाहिर बात है एजुकेशन होगी तो फिर ही आ सकेगा। तो इसको प्लाटो ने फिर उस बंदे को फ़िलासफ़र कहते हैं। प्लाटो कहते हैं वो फ़िलासफ़र है। अब फ़िलासफ़र जो है वो बाहर आकर दुनिया को देखता है और वापस जाकर जो केव में दूसरे लोग हैं उनको बताने की कोशिश करता है कि भाई जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ये हकीकी नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये रियल नहीं है, इसके बाहर एक दुनिया है जो रियल है, जो कि परफेक्ट है। तो जो दो लोग बैठे होते हैं, जो केव में लोग हैं, वो इसकी बात का यकीन नहीं करते क्योंकि उनके बिलीव्स बन चुके होते हैं, वो जानना ही नहीं चाहते। तो वो क्या करते हैं, वो फ़िलासफ़र को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, क्योंकि फ़िलासफ़र ने उनके बिलीव्स को चैलेंज किया था। और ये तमाम चीज़ें प्लाटो अपनी ज़िंदगी में देख चुके थे। उनके जो टीचर थे, उनके उस्ताद सोक्रेटिस के साथ ऐसा ही हुआ था, उन्होंने लोगों के बिलीव्स को चैलेंज किया था, तो इस वजह से उन्हें मौत की सज़ा दी गई थी, उन्हें डेथ पेनल्टी हुई थी। तो इसलिए जो प्लाटो है वो लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो सोक्रेटिस का अंजाम भी देख चुके थे कि उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए वो कहते हैं कि इनको बाहर निकालने के लिए फ़िलासफ़र को किंग होना चाहिए। जब फ़िलासफ़र के पास पावर होगी तो वो इनको ज़बरदस्ती भी बाहर निकाल सकता है। तो ये जो फ़िलासफ़र को किंग कैसे बनाया जाए और लोग फ़िलासफ़र कैसे बने, इन तमाम चीज़ों को प्लाटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में डिस्कस किया है। द रिपब्लिक है, ये प्लाटो की सबसे फेमस बुक है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। ये बुक बेसिकली प्लाटो ने एक डायलॉग की शक्ल में लिखी है। ये डायलॉग सोक्रेटिस के और एथेंस के चंद सिटीजन्स, ये जो सिटीजन्स हैं ये इनकी भी अपनी फ़िलासफ़ीज़ थी, ये भी लोगों को अपनी राय से आगाह करते थे, अपनी फ़िलासफ़ीज़ बताते थे। तो इनके दरमियान एक डायलॉग की सूरत में है। सोक्रेटिस और सेफिलस, पोलीमार्कस, थ्रेसिमार्कस, क्लेटोफोन, ग्लाकोन और एडिमेंटस, इन लोगों के दरमियान डायलॉग है। तो सोक्रेटिस इनसे जो सबसे पहला सवाल पूछते हैं वो जस्टिस के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस क्या है। तो जो सबसे पहले सेफिलस इसके डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सेफिलस और जो सोक्रेटिस के दरमियान जो डायलॉग होता है उससे सेफिलस जो अपनी बात करते हैं वो कहते हैं कि टेलिंग द ट्रूथ एंड गिविंग बैक व्हाट अ मैन हैज़ टेकन फ्रॉम हिम, यानी कि सच बोलना और किसी शख्स ने किसी से जो चीज़ ली हो वो वापस कर देना, ये जस्टिस है। सोक्रेटिस इस बात से मुतफिक नहीं होते, तो वो इसके अगेंस्ट बात करते हैं कि फ़र्ज़ करो कि अगर आपने किसी शख्स से चाकू लिया है और अब वो शख्स पागल हो गया है, तो क्या उसको चाकू वापस करना जस्ट होगा? क्योंकि अगर अब उसको चाकू वापस किया गया तो वो नुकसान पहुंचाएगा, या तो अपने आप को या फिर किसी और को, किसी को भी मार सकता है। और जबकि जस्टिस में किसी का नुकसान नहीं होता, जस्टिस किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जस्टिस से फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह सेफिलस की ये डेफिनेशन ठीक नहीं है, और इस तरह जो सोक्रेटिस है वो सेफिलस की इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं।
रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद पोलीमार्कस आते हैं। पोलीमार्कस बेसिकली सेफलस के बेटे होते हैं। तो ये अपने वालिद की डेफिनेशन को ही मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जस्टिस मीन्स डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड एंड डूइंग हार्म टू आवर एनिमी। कि यानी कि जस्टिस का मतलब ये है कि अपने दोस्त के साथ अच्छा सलूक किया जाए और अपने दुश्मन के साथ बुरा सलूक किया जाए। तो इसके भी सोक्रेटिस इसको भी सही नहीं कहते हैं और कहते हैं कि क्या कोई शख्स दोस्त और दुश्मन चुनने में गलती कर सकता है? कैन वन मिस्टेक इन चूजिंग अ फ्रेंड एंड एनिमी? तो पोलीमार्कस कहते हैं हाँ। तो फिर आगे सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर वो गलती कर लेता है, फ़र्ज़ करो उसने जिसको अपना दोस्त चुना होता है वो उसका दुश्मन होता है, तो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहा होता है, और जिसको उसने अपना दुश्मन चुना होता है हकीकत में वो उसका दोस्त होता है, तो वो उसके साथ बुरा सलूक कर रहा होता है। और दूसरी वो बात कहते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन के साथ बुरा सलूक करेंगे तो वो आपसे मज़ीद दुश्मनी पालेगा। अगर फ़र्ज़ करें वो आपको सिर्फ बुरी बातें कहता था, लेकिन जब आप उसके साथ बुरा सलूक करेंगे तो वो उसकी दुश्मनी आपसे मज़ीद बढ़ जाएगी और वो आपको मारने के लिए भी साजिशें करेगा। तो इस तरह जो सोक्रेटिस है वो पोलीमार्कस की इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद थ्रेसीमार्कस आते हैं। थ्रेसीमार्कस कहते हैं कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, यानी कि जस्टिस वो है जिसको ताकतवर डिफ़ाइन करें, पावरफुल इस्तेमाल, यानी कि अपने लिहाज से जैसे मर्ज़ी डिफ़ाइन कर दें। जस्टिस डिफाइंड बाय द वन हु इज़ पावरफुल, यानी कि जो रूलर है, जो पावरफुल है, जिसके हाथ में ताकत है, माइट इज़ राइट, वही जस्टिस को जिस तरह से चाहे डिफ़ाइन कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, जबकि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का रूल है और पाकिस्तान में लोगों का रूल है। तो चाइना के लिहाज से जस्ट क्या होगा? वन पार्टी रूल। और नॉर्थ कोरिया के लिहाज से जस्ट क्या होगा? डिक्टेटरशिप। और पाकिस्तान के लिहाज से जस्ट क्या होगा? डेमोक्रेसी। तो इस तरह चाइना के लिए डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी जस्ट नहीं होगा, इस तरह पाकिस्तान के लिए वन पार्टी रूल जस्ट नहीं होगा, यानी कि जिसकी जो पावरफुल है वो अपने लिहाज से जस्टिस को डिफ़ाइन करेगा। तो थ्रेसीमार्कस के बकौल जस्टिस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, और जबकि सोक्रेटिस जानते थे कि जस्टिस की एक डेफिनेशन है, जस्टिस की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो सबके लिए बराबर है, इक्वल फॉर ऑल, जो सब के लिए एप्लीकेबल है, जो चाइना के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉर्थ कोरिया के लिए भी एप्लीकेबल है और पाकिस्तान के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सोक्रेटिस 3 क्वेश्चन पूछते हैं थ्रेसीमार्कस थे कि क्या इज़ जस्टिस टू बी ओबे ऑल लॉज, क्या ये जस्ट है कि तमाम कानून फॉलो किए जाएं। और दूसरा सवाल पूछते हैं कैन अ रूलर मेक मिस्टेक्स, कि क्या जो रूलर है वो गलती कर सकता है। और तीसरा सवाल पूछते हैं इज़ रूलिंग एन आर्ट और स्किल, क्या रूलिंग एक आर्ट है, स्किल है। तो थ्रेसीमार्कस इन तमाम सवालों का जवाब यस में देते हैं। तो फिर इससे आगे सोक्रेटिस इस थ्रेसीमार्कस के इस डेफिनेशन को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर थ्रेसीमार्कस की डेफिनेशन के मुताबिक जो है इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर है, यानी कि जस्टिस इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर है, यानी कि जस्टिस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो जो एक रूलर है वो टैक्स इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जो हाई टैक्स से जो रूलर का फ़ायदा होता है उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसका जो शाही खजाना है वो बढ़ेगा, और ज़्यादा टैक्स लेने के लिए वो लोगों को फोर्स करता है, लोगों पर जुल्म भी करता है। तो इससे क्या होता है कि लोग पैसे दे देकर गरीब हो जाते हैं, और जब लोग गरीब हो जाते हैं तो वो बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत कर देते हैं, रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। तो इससे क्या होता है कि जो रूलर इज़ ओवरथ्रोन, उसकी बादशाहत लोग ख़त्म कर देते हैं, या तो लोग उस बादशाह को मार देते हैं, या वतन से निकाल देते हैं, या तख्त से हटा देते हैं। तो इस तरह एक चीज़ जो रूलर के इंटरेस्ट में, उसने हम सोचा था कि वो उसके इंटरेस्ट में है, वो उसके इंटरेस्ट में नहीं हुई, वो तो उसके अगेंस्ट चली गई। जबकि थ्रेसीमार्कस ने कहा था जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द रूलर, अब ये उसके इंटरेस्ट में नहीं रही। तो इस तरह थ्रेसीमार्कस की डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं
कि थ्रेसी मार्कस ने कहा से पूछा था सोक्रेटिस ने कि इज रूलिंग एन आर्ट और स्किल, क्या रूलिंग आर्ट या स्किल है? थ्रेसी मार्कस ने कहा हाँ। तो उसको कंपेयर करते हैं रूलिंग को किसी और प्रोफेशन से, जैसे मेडिकल से। वो कहते हैं कि मेडिकल है वो भी एक आर्ट है, रूलिंग है वो भी एक आर्ट है। तो जो मेडिकल का जो डॉक्टर है वो इस आर्ट को किस लिए इस्तेमाल करता है? दूसरे लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इसी तरह अगर रूलिंग भी एक आर्ट है तो उसको रूलर को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि वो प्रैक्टिस करता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो इस तरह रूलर का अपना इंटरेस्ट तो नहीं रहा, जो जो रूलिंग है वो आर्ट बन गई पब्लिक इंटरेस्ट की। और जबकि थेसी मार्कस ने कहा था कि जस्टिस इज द डिफाइंड बाय द पावरफुल, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल। तो इस तरह बड़ी आसानी से जो सोक्रेटिस है वो पॉलीमार्कस की डेफिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब थ्रेसी मार्कस अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेता है। थ्रेसी मार्कस इज़ डिफीटेड, लेकिन वो ह्यूमिलेटेड फील करता है, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो कहता है हाँ तुम जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन जाते जाते वो एक चीज़ कहता है कि एक चीज़ ये हकीकत है कि इनजस्टिस इज़ सुपीरियर टू जस्टिस, यानी कि जो इनजस्टिस है वो सुपीरियर से बढ़तर है। एक जो अनजस्ट बंदा है, एक जो बेईमान बंदा है, वो जो ईमानदार बंदे से अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, हैप्पियर लाइफ गुजारता है। अनजस्ट मैन ऑलवेज लिव्स अ हैप्पियर लाइफ दैन अ जस्ट मैन। तो अब यहाँ से रिपब्लिक का सेकंड क्वेश्चन राइज होता है कि क्या जस्टिस सुपीरियर है इनजस्टिस से? इज़ जस्टिस सुपीरियर टू इनजस्टिस? जबकि थ्रेसी मार्कस ने कहा है कि इनजस्टिस सुपीरियर है जस्टिस से। अब जो है वो उसके बाद ग्लाकोन और एडियामेंटिस वो भी सोक्रेटिस से इसी बात का कहते हैं कि सोक्रेटिस इस बात को साबित करे, इस चीज़ को सच करें कि जो थ्रेसी मार्कस ने जो कहा है कि जस्टिस इज़ सुपीरियर टू इनजस्टिस, अब जो सोक्रेटिस है वो साबित करे कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट है, जस्टिस इज़ बेटर देन इनजस्टिस। तो जो ग्लाकोन है वो तीन तरह की चीज़ें बताते हैं, कहते हैं दुनिया में तीन तरह की चीज़ें हैं। पहली, गुड्स डिज़ायरेबल फॉर इट्स ओन सेक, ऐसी चीज़ें जो उसकी वजह से चाहिए जाती हैं, उसके टेस्ट की वजह से, उसके प्लेयर की वजह से। जैसे आप लोग कोई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट हम क्यों खाते हैं? कि हमें अच्छा लगता है, हमें उसका टेस्ट पसंद है, हम उसको उसकी वजह से खाते हैं, यानी कि सेब को उसके टेस्ट की वजह से खाते हैं। इसके बरक्स दूसरे नंबर पर वो चीज़ें हैं जो उसकी यानी कि उस टेस्ट की वजह से, उसके प्लेयर की वजह से नहीं खाई जाती, उसके जो साथ की वजह से नहीं खाते, बल्कि जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, उसके रिज़ल्ट हैं, उसकी वजह से दूसरी चीज़ें होती हैं। जैसे मेडिसिन, अब दवाई को हर बंदा उसके जायके की वजह से नहीं खाता, लेकिन उससे हमें पता है कि इलाज होगा, हम सेहतयाब हो जाएंगे, इसलिए हम खाते हैं, उसके रिज़ल्ट और कंसिक्वेंसेस की वजह से। और तीसरी वो चीज़ें हैं जो बंदा डिज़ायर करता है दोनों वजह से, यानी कि उसके ओन सेक की वजह से भी और उसके कंसिक्वेंसेस की वजह से भी। तो अब जो ग्लाकोन है वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो जस्टिस है वो सेकंड टाइप ऑफ गुड है। Justice is second type of good. We behave justly because we are fearful of being caught and punished. कि हम जस्ट क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि हमें डर होता है पकड़े जाने का। हमें पता है कि जब हम पकड़े जाएंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। जब हम गलत करेंगे, जब हम अनजस्ट करेंगे, जब हम जस्टिस से काम नहीं लेंगे तो हमें सज़ा होगी। इस चीज़ को वो एक एग्जांपल से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम एक गेजिस रिंग है, गेजिस रिंग इनविजिबिलिटी रिंग है, यानी कि अगर कोई पहन ले इस रिंग को तो वो गायब हो जाता है। कहता है अगर हम किसी शख्स को ये रिंग दे दें तो क्या अब भी वो जस्ट बिहेव करेगा, कि अब उसे पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं होगा? तो ग्लाकोन एक रियलिटी बेस्ड बात करते हैं कि नहीं, आप किसी शख्स को रिंग दे दें तो वो अब जस्ट बिहेव नहीं करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से जिएगा, अपनी ख्वाहिशात पूरा करेगा। तो अब जो होगा सोक्रेटिस के सामने जो दो क्वेश्चन आ गए, एक ये कि जस्टिस जो है वो सुपीरियर है इनजस्टिस से, और दूसरा ये साबित करना था कि जो जस्टिस है वो थर्ड टाइप ऑफ गुड है, यानी कि जस्टिस दोनों वजह से डिज़ायर किया जाता है, यानी कि एक उसके अपने साथ की वजह से
और दूसरा उसके रिज़ल्ट की वजह से। तो ये दोनों चीज़ें साबित करने के लिए जो प्लाटो है वो एक आइडियल स्टेट, एक आइडियल सिटी का कंसेप्ट देते हैं कि हम एक आइडियल सिटी बनाएंगे और उसमें ये सारा कुछ इसको डिफ़ाइन करने के बाद इसको प्रूव करते हैं। फिर जस्टिस को डिफ़ाइन करते हैं, उधर अब जस्टिस की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उधर साबित करते हैं कि जो जस्टिस है वो सुपीरियर है इनजस्टिस से, और जस्टिस जो है वो थर्ड टाइप ऑफ गुड है। ये आइडियल स्टेट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।